Good morning, everyone, and welcome to today's session. हम लोग OSI रेफरेंस मॉडल पढ़ रहे थे। OSI रेफरेंस मॉडल में हमने कुछ लेयर्स के बारे में कल डिस्कस किया। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, इन लेयर्स के बारे में हम थोड़ी बात किए थे। आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर और बाकी नीचे की जो बची हुई लेयर्स है ना। सारी लेयर्स इंपॉर्टेंट है जो आज पढ़ने वाले हैं। इम्पोर्टेंट तो वैसे सभी हैं, लेकिन इंटरव्यू में हम लोग जो नेटवर्क में काम करते हैं, ट्रबल शूटिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, यही सारी लेयर्स का ज्यादा आ, एक नेटवर्क इंजीनियर के लाइफ में यूज होता है। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल। ठीक है, तो हम लोग ने ये वाले लेयर्स तो कर लिए थे। एप्लीकेशन हो गया, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम लोग कल थे। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है। पढ़ा था मतलब पूछा था मैंने आपसे, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है। आपने बताया था एंड टू एंड डेटा ट्रांसमिशन। एंड टू एंड डेटा ट्रांसमिशन बिल्कुल सही बात है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है कि एक एंड से दूसरे एंड तक डेटा को ट्रांसमिट किया जाए। दिस लेयर forms segments। ये लेयर सेगमेंट बनाती है, यानी ऊपर से जो डेटा आ रहा है ना, ऊपर वाली लेयर से, एप्लीकेशन लेयर से कोई डेटा आ रहा है। हमने बात की थी डेटा स्टार्ट कहाँ से होता है। डेटा शुरू होता है एप्लीकेशन लेयर से। तो ये जो डेटा है एप्लीकेशन लेयर पर आते ही ये डेटा बन जाता है एप्लीकेशन लेयर की जानकारी लगने के बाद एप्लीकेशन लेयर का कुछ इंफॉर्मेशन ऐड होता है डेटा के साथ में, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? जैसे ये जो था, इससे हमने कहा डेटा। अभी इसको क्या बोलेंगे? जो एप्लीकेशन लेयर पे डेटा के साथ इसका हेडर लग के बन गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं पीडीयू। इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता, इधर इसको क्या बोलते हैं? पीडीयू। प्रेजेंटेशन लेयर पे भी पीडीयू, डेटा पीडीयू या पीडीयू कुछ भी बोल सकते हैं। इट्स ओके, सेम थिंग। डेटा पीडीयू या पीडीयू बोल सकते हैं। पीडीयू इज प्रोटोकॉल डिपेंडेंट, सॉरी, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, है ना। तो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, तो इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, इसी नाम से पहचाना जाता है। जैसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ जाता है डेटा, वैसे ही उसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट। नेटवर्क लेयर पे इसको बोलते हैं पैकेट। डेटा लिंक लेयर पे इसको बोलते हैं फ्रेम, है ना। और ये फिजिकल लेयर इसको कन्वर्ट कर देती है बिट्स में। यानी कि जब तार पे, वायर पे या वायरलेस मीडिया पे जब डेटा को डालना है तो उसको बिट्स में तोड़ना पड़ेगा। तो ये डेटा तो तार में सिग्नल 0 1 की फॉर्म में ही जाता है, बिट्स के रूप में तोड़ दिया जाएगा फिजिकल लेयर के द्वारा और डेटा को भेज दिया जाएगा। तो ये तो इनके नाम है। हर लेयर पे डेटा को इन नामों से पहचाना जाता है। पीडीयू एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन पे, सेगमेंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पे पैकेट, डेटा लिंक पे फ्रेम और फिजिकल लेयर पे बिट्स। ओके, सो सेगमेंट बनाती है, मतलब क्या है कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है, ट्रांसपोर्ट लेयर जैसे ही इस लेयर पे
ट्रैफिक आता है, ऊपर से जो डेटा आया उस डेटा के साथ में, अभी देखो ये जो डेटा था, ये डेटा एप्लीकेशन लेयर पे, ये वाला डेटा किधर है, ये वाला डेटा इधर है ना। उस पे एप्लीकेशन लेयर ने अपनी कोई जानकारी ऐड करके भेज दी नीचे। नीचे वाली लेयर के पास में फिर डेटा आएगा ऊपर वाली लेयर से, है ना। और ये जो डेटा आएगा इस पे ये वाली लेयर भी कुछ ना कुछ जानकारी ऐड करेगी, है ना। तो ये जो ऊपर वाला वीडियो था, इस पे प्रेजेंटेशन लेयर अपनी भी जानकारी ऐड करेगी। तो हुआ क्या इस समय, ये ध्यान रखना, ये ऊपर वाला जो डेटा है, ये जो पूरा का पूरा पीडीयू है, ये पूरा का पूरा पीडीयू जो है, ये कहाँ आ गया अभी, इस डेटा वाले पोर्शन में, ये बराबर ये, ठीक है ना। मतलब ये उठ के और इधर आ गया। इसको यहाँ तो डेटा ही बोलेंगे, ऊपर वाली लेयर से जो आया है वो डेटा, और इसके ऊपर प्रेजेंटेशन लेयर ने अपना इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया। फिर आया सेशन लेयर। सेशन लेयर पे भी यही सिस्टम चल रहा है। सेशन लेयर पे ऊपर वाली लेयर से आया कुछ डेटा, और सेशन लेयर ने अपनी कोई जानकारी इसमें ऐड कर दी। ठीक है, तो ये वाला डेटा कौन सा है, ये जो ऊपर वाली लेयर पे पीडीयू है, ये इधर कहाँ क्या कहलाता है, डेटा। ठीक है जी, ये वाला जो डेटा है ये आ गया इधर। समझ रहे हो, ये जो मैंने सेम कलर वाले बना रहा हूं ना, ये इनमें कोई डाउट? ओके, सो अगेन सेम थिंग, अभी लेयर्स पे यही हो रहा है। ऊपर वाली लेयर से आया जो डेटा, उसके साथ ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपनी जानकारी कुछ ऐड करी। ठीक है जी, और ये जो वीडियो था ये आ गया इधर। ठीक है, इसे बोला गया सेगमेंट। ठीक है, इस लेयर पे इसको क्या बोल दिया गया, सेगमेंट। सेगमेंट क्या है, ये पूरा, दिस ऑल इज सेगमेंट। ठीक है, तो ऊपर वाली लेयर से ये जो सेगमेंट है ये बन के नीचे वाली लेयर पे जाएगा। नीचे वाली लेयर के लिए क्या है ये, दिस इज डेटा अगेन। नीचे वाली लेयर नेटवर्क लेयर अपनी जानकारी ऐड करेगी, डेटा। फिर से वही, फिर से वही सिस्टम, ये वाला जो सेगमेंट है ये आ गया इधर, और ये पूरा अब क्या कहलाएगा, ये पैकेट कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड एज पैकेट। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस, इसमें कोई डाउट? ये सिर्फ नाम है डेटा के, तो आप समझ रहे हो कि ऊपर वाली लेयर पे, यानी कि यहाँ सिर्फ डेटा, आपने लिखा हुआ है हाय हाउ आर यू, एक मैसेज, वो डेटा है। अभी वो मैसेज एप्लीकेशन लेयर ने सबसे पहले पकड़ा, उसके ऊपर अपनी कोई जानकारी लगाई, तो वो पीडीयू बन गया। अभी ये पूरा का पूरा पीडीयू नीचे वाली लेयर पे गया। नीचे वाली लेयर के लिए ये क्या है, डेटा हो गया। इसके ऊपर इसने अपनी कुछ जानकारी लगाई, फिर और नीचे वाली लेयर पे भेज दिया, और नीचे वाली लेयर जो है उसने अपनी कोई जानकारी ऐड करी। ऊपर वाला जो पूरा डेटा था उस पे अपनी जानकारी ऐड करी, नीचे वाली लेयर पे भेज दिया। नीचे वाली लेयर ने ऊपर वाली लेयर का जो भी पूरा डेटा था उसको इधर रखा, उसके साथ अपनी जानकारी ऐड कर दी, उसको एक नाम दे दिया गया इस लेयर पे, सेगमेंट, और फिर उसको नीचे भेज दिया। ये जो पूरा सेगमेंट था ये आ गया कहाँ, यहाँ डेटा पोर्शन में।
नेटवर्क लेयर ने अपनी जानकारी, तो हर लेयर वही करती है भाई। एनी क्वेश्चंस? ओके, अब देखो, ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम लोग टीसीपी और यूडीपी के बारे में बात किए थे कल। हाँ, टीसीपी और यूडीपी दो ही प्रोटोकॉल है ट्रांसपोर्ट लेयर पे जिनको हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी के बारे में हमने कहा था कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, और यूडीपी के बारे में कहा था ये कनेक्शन लेस है। इसका मतलब क्या होता है कि दो डिवाइसेस जिनके बीच में बातचीत होनी है, ए और बी, ठीक है, दो कंप्यूटर है, एक है ए, एक है बी, इन दोनों के बीच में बात होनी है, कनेक्टिविटी है। ए बी को कोई डेटा भेजने वाला था, क्या डेटा भेज रहा है, एक फाइल एक्स वाई जेड। वो एक्स वाई जेड नाम की जो फाइल ए बी को भेज रहा है, इट इज सेंडिंग अ फाइल एक्स वाई जेड। ओके, तो अभी ये वाली जो फाइल भेजी जाएगी होस्ट ए से बी के भी पास में, तो इन लोगों ने यूज किया है एक प्रोटोकॉल एफटीपी। कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया एप्लीकेशन लेयर पे? एफटीपी। भाई एफटीपी के थ्रू भेजेंगे ये फाइल। अब ये जो प्रोटोकॉल है एफटीपी, ये एफटीपी एप्लीकेशन लेयर पे इस्तेमाल हुआ, है ना, डेटा के साथ में इसकी जानकारी भी लग गई, और फिर ये नीचे आ गया ट्रांसपोर्ट लेयर पे चलते चलते। ट्रांसपोर्ट लेयर कहती है हाँ भाई किधर चल दिए, बोले कि बी के पास जाना है। हाँ, कौन है बी? वो तो देख लेंगे, जाना कैसे है, किधर जाना है? बोले जी एफटीपी पे जाना है, ये डिलीवरी जो है वो एफटीपी कर रहा है, तो यहाँ से एफटीपी रवाना करेगा और उधर एफटीपी पे जाके हम लोग ये डेटा को डिलीवर करेंगे एफटीपी के। एफटीपी के ऊपर मतलब ये है कि भाई होस्ट बी पे जाएंगे, वहाँ एफटीपी वाली कोई खिड़की होगी, उसको नॉक नॉक करेंगे और ये डेटा जो है उसको डिलीवर कर देंगे एफटीपी को। एफटीपी से रवाना हुआ और एफटीपी को ही डिलीवर कर देंगे ये वाला डेटा, एक्स वाई जेड वाली फाइल। अच्छा, एफटीपी क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर बोले ये एफटीपी क्या है भाई? बोले एफटीपी, एफटीपी मशहूर प्रोटोकॉल जिसके द्वारा फाइलें ट्रांसफर की जाती हैं। बोले नहीं नहीं, मैं नाम से नहीं पहचानता प्रोटोकॉल को। ट्रांसपोर्ट लेयर कहती है कि मैं प्रोटोकॉल को नाम से नहीं पहचानती। बोले फिर? बोले पोर्ट एड्रेस बताओ, पोर्ट नंबर बताओ, पोर्ट एड्रेस, पोर्ट एड्रेस बताओ। बोले ये क्या होता है जी? बोले एप्लीकेशन लेयर की हर प्रोटोकॉल का कोई ना कोई पोर्ट एड्रेस होता है। मैं पोर्ट एड्रेस जो होता है ना, मतलब वो एक नंबर है, मैं उसी नंबर से प्रोटोकॉल को पहचानती हूँ, उनके नाम से नहीं पहचानती। ये ट्रांसपोर्ट लेयर कह रही है, ठीक है। मैं प्रोटोकॉल्स को उनके पोर्ट एड्रेस से पहचानती हूँ, उनके नाम से नहीं पहचानती हूँ। तो बोले अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। एफटीपी का क्या? एफटीपी का पोर्ट एड्रेस है 20 और 21, ये दो पोर्ट एड्रेस है। अच्छा, जैसे टेलनेट होता तो उसका पोर्ट एड्रेस 23 होता, जैसे एसएसएच होता तो 22, जैसे एचटीटीपी होता तो 80, एचटीटीपीएस होता तो 443, है ना, टीएफटीपी होता 69, डीएनएस होता 53। अलग अलग प्रोटोकॉल के अलग अलग पोर्ट एड्रेस है भाई साहब। ये पोर्ट एड्रेस आपको थोड़े बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट वाले याद भी रखने पड़ेंगे, है ना, इंटरव्यू में पूछ लेंगे।
बाद में काम करोगे तो काम भी आएंगे। हाँ, तो वो थोड़े बहुत याद रखने जरूरी है। फिर ये जो पोर्ट एड्रेस है, ये हर प्रोटोकॉल के होता है। बुक में देखने ना लिस्ट बनी हुई है, लिखवाने की मुझे आवश्यकता है नहीं। एफटीपी, टेलनेट, ये सारे के सारे एप्लीकेशन लेयर के ही प्रोटोकॉल हैं भाई, है ना। एच टी टी पी, एच टी टी पी एस, टी एफ टी पी, टी एन एस, और भी जो है सबके पोर्ट एड्रेस होते हैं, एस एम टी पी, एस एन एम पी, लीव इट। तो ये पोर्ट एड्रेस होते हैं। इन पोर्ट एड्रेसेस में इन पोर्ट एड्रेसेस का इस्तेमाल करता है टीसीपी हो या यूडीपी हो। अब चाहे टीसीपी हो चाहे यूडीपी हो, दोनों इन्हीं पोर्ट एड्रेसेस के आधार पे काम करते हैं। तो प्रोटोकॉल को क्योंकि इन्हीं से पहचानते हैं, उनको नाम नहीं समझ में आता, उनको खाली पोर्ट एड्रेस समझ में आता है। टीसीपी यूडीपी को क्या समझ में आता है? पोर्ट एड्रेस समझ में आता है, उनको नाम नहीं समझ में आता। ठीक है। अब ये जो मेरी फाइल है XYZ, ये होस्ट ए से बी तक पहुंचाएगा कौन, टीसीपी या यूडीपी? ये चीज डिपेंड करती है किस पे? एप्लीकेशन लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल आपने लिया है, इस्तेमाल किया है उस पे। हमने एफटीपी का इस्तेमाल किया है, और एफटीपी एक टीसीपी बेस्ड प्रोटोकॉल है, यानी कि ये लेयर 4 पे किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है? टीसीपी का, यानी कि ये पहले से तय है। टेलनेट एक टीसीपी बेस्ड प्रोटोकॉल है, एसएसएच एक टीसीपी बेस्ड प्रोटोकॉल है, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस ये टीसीपी बेस्ड है, एचटीटीपीएस भी टीसीपी बेस्ड है, टीएफटीपी ये यूडीपी बेस्ड है, डीएनएस ये टीसीपी और यूडीपी दोनों का इस्तेमाल करता है। यानी कि कुछ प्रोटोकॉल है जो टीसीपी बेस्ड आधारित है, कुछ यूडीपी बेस्ड आधारित है, कुछ दोनों को इस्तेमाल करते हैं लेयर 4 पे। तो अगर मैंने एफटीपी का इस्तेमाल किया फाइल को भेजने के लिए, तो टीसीपी लेयर 4 पे इस्तेमाल किया जाएगा। अगर मैंने टीएफटीपी का यूज किया है तो यूडीपी को इस्तेमाल, यूडीपी ट्रांसपोर्ट लेयर पे उसको ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। ठीक है। तो टीसीपी यूज करेंगे या यूडीपी लेयर 4 पे, ये किस पे डिपेंड करता है? ये किस चीज पे निर्भर करता है कि आपने एप्लीकेशन लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया है। ठीक है ना, एक एंड यूजर ही इस्तेमाल करता है इन प्रोटोकॉल्स का, है ना। ये तो एंड यूजर तय करता है कि एफटीपी यूज करेंगे या टीएफटीपी। लेकिन टीसीपी यूज करेंगे लेयर 4 पे या यूडीपी, ये कौन तय करता है? ये हम नहीं तय करते, ये पहले से तय है। अगर एफटीपी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लेयर 4 पे टीसीपी का इस्तेमाल होगा, अगर टीएफटीपी का यूज कर रहे हैं तो लेयर 4 पे यूडीपी का यूज होगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? इसमें कोई डाउट? टीसीपी यूडीपी जो ये पोर्ट एड्रेस यूज करते हैं, ये कौन से पोर्ट एड्रेस है, मतलब क्या है, और ये कैसे तय होता है कि टीसीपी यूज होगा लेयर 4 पे या यूडीपी यूज होगा? ये आई बात समझ में? एनी क्वेश्चंस? ओके। तो टीसीपी को कहा जाता है जी कनेक्शन ओरिएंटेड। बात यहां से चालू हुई थी हमारी। यूडीपी को कहा जाता है कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस, इसका क्या मतलब है? देखो, कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब हुआ कि टीसीपी का जब भी इस्तेमाल होता है लेयर 4 पे, तो जो सोर्स और डेस्टिनेशन है, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बनेगा। सोर्स और डेस्टिनेशन यानी कि ए और बी के बीच में एक कनेक्शन बनेगा। वो कनेक्शन बनने के बाद में डेटा ट्रांसमिशन चालू होगा। कनेक्शन कैसे बनता है? ये जो होस्ट ए है, ये होस्ट बी को एक मैसेज भेजता है। ये मैसेज भेजता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन मैसेज। ठीक है जी, सिंक्रोनाइजेशन मैसेज बोलते हैं इसको।
सिन या सिंक या सिंक्रोनाइजेशन एक ही बात है। SYN, SYNC या SYNC, पूरा का पूरा नाम सिंक्रोनाइजेशन। तो दिस सिन मैसेज विल बी सेंट बाय सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ ये भेजा जाएगा कि भाई साहब आपसे बात करनी है। इस सिंक मैसेज में ये अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भेजता है। ए बी को कुछ टर्म्स और कंडीशंस, मतलब अपने कुछ नियम कायदे कानून भेजेगा कि भाई देख बात करनी है ना अपने को, मतलब अपने को बात करनी है, कुछ डेटा है XYZ, वो मुझे तुझे भेजना है। डेटा है वो अ, कितना बड़ा है ना, कैसे उसको भेजेंगे, किस किस साइज में भेजेंगे, है ना, और कैसा कैसा उस डेटा, मतलब कितना कितना डेटा एक साथ भेज सकते हैं, पैकेट्स कितने पैकेट्स को एक साथ भेज, सेगमेंट्स को एक साथ भेज सकते हैं। अ, ऐसी करके कुछ शर्तें होती है इसकी। वो शर्तें सिंक्रोनाइजेशन पैकेट में, ये सिंक्रोनाइजेशन मैसेज में भेजेगा ए बी को। बी को ये सिंक्रोनाइजेशन मैसेज मिला, इसमें इसने इसकी शर्तों को पढ़ा और बोला हाँ ठीक है, ये शर्तें मुझे मंजूर है। तो बी क्या करेगा, बी ए को एक मैसेज भेजेगा जिसमें ये क्या भेजता है, ये भेजता है फिर से अपना सिंक्रोनाइजेशन मैसेज कि हाँ भाई, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब समझते हो ना। सिंक्रोनाइजेशन इज व्हाट, जैसे जैसे मैं कहूँ कि यार क्लास में कल राहुल आया नहीं, राहुल यार जरा बाकी अपने क्लासमेट से सिंक्रोनाइज हो जाना, कल क्या पढ़ा था वो देख लेना, पूछ लेना, समझ लेना। सिंक्रोनाइज होना, भाई कल है ना हम लोग कल हम लोग का क्रिकेट मैच है, तो सब लोग जो है वो टीम मीटिंग में आ जाना ताकि हम लोग सिंक्रोनाइज हो जाएं। मतलब क्या प्लान है, कौन पहले जाएगा, कौन बॉलिंग करेगा, कौन बैटिंग करेगा, मतलब हम लोग का प्लान जो है ना, वो प्लान मैं शेयर करूंगा तो सबके सब सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, मतलब सबको सेम जानकारी रहेगी, सबको मालूम रहेगा कि कौन क्या करने वाला है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब कि मुझे जो मालूम है, मैं आपसे सिंक्रोनाइज हो गया तो वो चीज का मैंने आपको भी सारा ज्ञान दे दिया, मतलब आपको भी वो जानकारी दे दी। सिंक्रोनाइजेशन का ये मतलब होता है कि हम दोनों एक ही पेज पे हैं, है ना। जो मुझे पता है वो आपको मालूम, पता है, जो आपको पता है वो मुझे, इसे बोलते हैं सिंक्रोनाइज होना। तो सिंक्रोनाइजेशन वाला मैसेज ये भी भेजता है कि हाँ जी आपकी जो भी शर्तें हैं वो सारी शर्तें मुझे मंजूर हैं, या फिर मुझे आपकी ये शर्त मंजूर नहीं है, हम लोग इतना बड़ा पैकेट नहीं भेजेंगे, हम लोग इतना बड़ा ही पैकेट भेजेंगे, मेरी इतनी क्षमता है। तो वो अपने हिसाब से कोई शर्तें अगर चाहता है ना मॉडिफाई करना, तो वो भी इसमें भेजता है। तो ये अपनी तरफ से सिंक्रोनाइजेशन मैसेज का रिप्लाई सिंक्रोनाइजेशन मैसेज से करता है, और इस मैसेज के साथ में ही वो एक्नॉलेजमेंट भी भेजता है। एक्नॉलेजमेंट किस बात की, एक्नॉलेजमेंट इस बात की कि मुझे आपका सिंक्रोनाइजेशन मैसेज मिला, धन्यवाद, मेरी मैंने उनको पढ़ा और मेरी आ, मुझे ये सब मंजूर हैं, या फिर मेरी ये शर्त आपकी मुझे मंजूर नहीं है, तो मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है या जो भी है, वो अपना रिप्लाई इसमें सिंक पैकेट में डाल देगा। मान लो जैसे ज्यादातर केसेस में होता है, सिंक्रोनाइजेशन की इसकी पूरी शर्तें मान ली गई तो फिर ये ए बी को एक मैसेज भेजता है। कौन सा मैसेज, एक्नॉलेजमेंट मैसेज कि यो आपका सिंक्रोनाइजेशन मुझे मिला और मेरी शर्तें मानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग एक कनेक्शन बना लेंगे। तो अब ये क्या होगा इन दोनों के बीच में, अब इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन जाएगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड। और कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद, एक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद डेटा ट्रांसमिशन होना शुरू हो जाएगा। तो ये कनेक्शन एस्टेब्लिश, और उसके बाद ये XYZ फाइल यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी।
Okay, connection established and data transmission begins. अब कहानी शुरू होती है डेटा भेजने की, है ना, XYZ फाइल। तो ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस क्या है भाई? कनेक्शन बनने का प्रोसेस। इनके बीच में, ए और बी के बीच में कम्युनिकेशन शुरू होने से पहले एक कनेक्शन बन गया। इस कनेक्शन के दौरान 3 मैसेज एक्सचेंज हुए। कौन कौन से? इसके दौरान 3 मैसेज एक्सचेंज हुए। सिंक्रोनाइजेशन, सिन एक और एक। ये 3 मैसेज एक्सचेंज हुए, कनेक्शन बना और डेटा ट्रांसमिशन चालू। तो इसलिए इस प्रोसेस को, कनेक्शन बनने के प्रोसेस को 3 वे हैंडशेक नाम भी दिया गया। 3 वे हैंडशेक। ठीक है। तो इंटरव्यू में पूछ लिया जाने वाला बहुत ही कॉमन सा सवाल है कि टीसीपी में 3 वे हैंडशेक क्या होता है ना, या कनेक्शन क्या होता है। चाहे कुछ भी पूछ ले, आपको बताना यही है कि जब 2 डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन होना है टीसीपी के थ्रू, तो दोनों के बीच एक कनेक्शन बनेगा। कनेक्शन में सोर्स डेस्टिनेशन को सिंक्रोनाइजेशन मैसेज भेजेगा, डेस्टिनेशन सिनैक मैसेज भेजेगा, फिर ये सोर्स वापस उसको एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेजेगा, दोनों में कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। इसी प्रोसेस को 3 वे हैंडशेक बोलते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? ओके, ओके। सो ये हो गया। अब ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो टीसीपी है ना, इसमें हमने कई सारी और चीजें पढ़ी थी। और चीजें जैसे कि हमने ये भी पढ़ा था कि यार ये जो टीसीपी होता है ना, ये टीसीपी रिलायबल है। तो अभी बात करेंगे रिलायबल कैसे है। टीसीपी में सीक्वेंसिंग होती है, यूडीपी में कोई सीक्वेंसिंग नहीं है। नो सीक्वेंसिंग। टीसीपी में एक्नॉलेजमेंट भेजे जाते हैं, यूडीपी में कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजे जाते। टीसीपी में रीट्रांसमिशन होता है, यूडीपी में रीट्रांसमिशन नहीं होता। ठीक है ना। टीसीपी में विंडोइंग होती है, जबकि यूडीपी में देर इज नो विंडोइंग, है ना। तो ये एक एक करके समझते हैं। सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है इधर? सीक्वेंसिंग, जब हम लोग, जब नेटवर्क में सोर्स से डेस्टिनेशन तक कोई भी ट्रैफिक जा रहा है, ये है ए एंड दिस इज बी। ओके, दिस ए, दिस बी। ए से बी पे डेटा जा रहा है मान लो। तो सबसे पहले सेगमेंट गया। सेगमेंट जो भी जाता है उस सेगमेंट का एक सीक्वेंस नंबर लग के जाता है, यानी कि हर सेगमेंट में एक सीक्वेंस नंबर लग के जाएगा कि कौन से सीक्वेंस का सेगमेंट है ये। तो सेगमेंट नंबर 1, 1 से ही शुरू होता है सीक्वेंस नंबर। तो सबसे पहला जो सेगमेंट जाएगा उस पे सीक्वेंस नंबर जाएगा 1। फिर सामने से एक्नॉलेजमेंट आएगा, है ना। सामने वाला क्या भेजता है? हर सेगमेंट मिलने पर एक एक्नॉलेजमेंट भेजा जाता है, और एक्नॉलेजमेंट में वो एक नंबर डाल के भेजता है। और नंबर क्या डाल के भेजता है? 2। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला सेगमेंट जो आपने भेजा वो मिल गया, अब दूसरा भेजो। यानी नेक्स्ट एक्सपेक्टेड सेगमेंट। एक तो हो गया सीक्वेंस नंबर, स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ये 1 से शुरू होता है। और एक हर
सेगमेंट जैसे ही पहुंचेगा, every segment has a sequence number, okay, and it starts from 1, और acknowledgement में होता है next expected segment confirms previous segment delivery, है ना। तो ये जैसे सेगमेंट नंबर 2 भेजेगा एक्नॉलेजमेंट में, 2 नंबर डाल के भेजेगा, इसका मतलब 1 मिल गया है, इसलिए 2 नंबर भेजा। फिर ये क्या करेगा, फिर ये 2 नंबर सेगमेंट भेजेगा। 2 नंबर सेगमेंट जैसे ही इसको मिलेगा बी को, दिस नंबर 2, तो फिर ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा और कहेगा भाई 3 नंबर सेगमेंट भेज दे। ये फिर क्या करेगा, ये 3 नंबर सेगमेंट भेजेगा, ठीक है ना। तो एक्नॉलेजमेंट में क्या आता है, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड सेगमेंट की, अगला सेगमेंट कौन सा एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, है ना, वो जानकारी जाती है सेगमेंट में, इसमें एक्नॉलेजमेंट में। इसमें किसी को कोई डाउट? सर ये बात समझ में नहीं आई कि जैसे सोर्स से डेस्टिनेशन पे अपन कुछ भेज रहे हैं, तो इसके पास 10 सेगमेंट है, तो 10 में भी क्या वो हर बार ही सेम जो 3 वे हैंडशेक वाला जो प्रोसेस था तीनों वाला, वो हर बार ही सेम ही होता है का एक बार कनेक्शन बनने के बाद पैकेट भेजते रहते हैं? वेरी गुड, एक बार कनेक्शन बन गया तो उस कनेक्शन के दौरान अब ये आपस में जितने मर्जी चाहे पैकेट भेज सकते हैं। ये तो एक ही बार प्रोसेस होगा जो ये एक ही बार होगा, 3 वे हैंडशेक, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये एक ही बार प्रोसेस होगा। ये हो गया, दोनों के बीच कनेक्शन बन गया, अब डेटा जो है ना वो एक दूसरे को ये भेज सकते हैं इस कनेक्शन के अंदर, चाहे जितना, ये चाहे बार कितना। बार नहीं होता, हाँ, कितना भी, है ना। ठीक। गुड। तो ये सेगमेंट और एक्नॉलेजमेंट वाला समझ में आया, सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट। अभी क्या है, जैसे मान लो इसमें एक और चीज आती है कि ये जो सेगमेंट के लिए एक्नॉलेजमेंट भेजा बी ने ए को कि यार 3 नंबर सेगमेंट भेजो, इसने 3 नंबर सेगमेंट भेजा, 3 नंबर सेगमेंट भेजा, लेकिन बी को ये डिलीवर नहीं हुआ, किसी कारण से ये ड्रॉप हो गया, रास्ते में ही ड्रॉप हो गया ये 3 नंबर सेगमेंट, ठीक है। क्यों ड्रॉप हो गया, कोई कोई भी कारण हो सकता है। डेटा क्यों ड्रॉप हो जाता है, मान लो कहीं कोई केबल लूज हो गई, है ना, कोई इंटरफेस डाउन हो गई, कोई हो सकता है भारी इंटरफेरेंस की वजह से डेटा जो है वो करप्ट हो गया, है ना, या लॉस हो गया, वीक हो गया, स्ट्रेंथ कम हो गई, या फिर और भी कई कारण है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये नहीं मिला इसको। अब बी जो है, इसने एक्नॉलेजमेंट भेजा हुआ था कि 3 नंबर सेगमेंट भेज, इसने भेजा भी, लेकिन इसको तो मिला नहीं। तो बी वेट कर रहा है कि यार ये इसको एक्नॉलेजमेंट भेजा था 3 नंबर के लिए, लेकिन अभी तक 3 नंबर सेगमेंट आया नहीं है मेरे पास, तो क्या करें। तो एक्नॉलेजमेंट का इसका कुछ टाइमर होता है, वो टाइमर जैसे ही खत्म हो जाएगा, वो वेट करते करते, जब उसका टाइमर वक्त खत्म हो जाएगा वेट करने का, तो फिर से ये 3 नंबर सेगमेंट मांगने के लिए एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, भाई 3 नंबर वाला सेगमेंट भेज दो। ए को ये जैसे ही मिलेगा, ए कहेगा यार 3 नंबर भेज तो दिया था, शायद मिला नहीं उसको किसी कारण से, इसीलिए बेचारा दोबारा मांग रहा है, कोई बात नहीं, 3 नंबर मैं फिर से भेज देता हूँ। ये 3 नंबर सेगमेंट को दोबारा भेज देगा। 3 नंबर सेगमेंट इस बार मिल गया बी को, तो बी क्या करेगा फिर, अब बी अब इसको 4 नंबर के लिए एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, ठीक है, इसका मतलब 3 मिल गया। तो ये जो आपका ये वाला जो हमने पढ़ा ना, कि एक सेगमेंट के लिए एक्नॉलेजमेंट आया, वो ड्रॉप हो गया, फिर से एक्नॉलेजमेंट आया, उसे फिर से भेजा गया, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रीट्रांसमिशन। इसको बोलते हैं रीट्रांसमिशन, कि एक बार ट्रांसमिशन फेल हो गया तो दोबारा कर दिया।
ठीक है, दिस इज कॉल्ड रीट्रांसमिशन। तो अगर हाँ 3 जी, नंबर नहीं भेज के 4 नंबर ही भेज दे सर डायरेक्ट, तो फिर वो होल्ड पे जाएगा या वापिस आ जाएगा? वेट वेट, किसने, मतलब ए ने 4 नंबर भेज दिया बी को, हम्म उसने आ, वेट किया, उस मतलब जब तक बी ने वेट किया तब तक A ने उसको 4 नंबर भेज दिया। नहीं भेजेगा, कभी भी नहीं भेजेगा। ए बी को तब तक सेगमेंट नंबर 4 नहीं भेजेगा, तब तक जब तक इसके लिए इसके पास में एक्नॉलेजमेंट ना आ जाए। वापिस। ये एक्नॉलेजमेंट में जो नंबर आया है वही नंबर का सेगमेंट भेजेगा ये ए बी को। तो एक्नॉलेजमेंट 3 के लिए आया है तो 3 ही भेजेगा, 4th के लिए आएगा तब भेजेंगे। 3 की डिलीवरी का रिपोर्ट आ जाएगा, ये 3 की डिलीवरी का ही रिपोर्ट है जिसमें 4th सेगमेंट मांगा गया है 3 से। जब ये आएगा तब भेजेंगे, उससे पहले नहीं भेजेगा ये। ओके, और कोई सवाल? ओके, तो सीक्वेंसिंग, एक्नॉलेजमेंट और रीट्रांसमिशन, ये 3 चीज मैंने आपको बताई। एक है विंडोइंग। विंडोइंग क्या है कि अभी कितने सेगमेंट ए बी को भेज रहा है तब एक्नॉलेजमेंट आता है बी से ए के लिए। अभी एक सेगमेंट भेजता है ये, है ना, एक नंबर भेजा, फिर एक्नॉलेजमेंट आया, फिर 2 नंबर भेजा, फिर एक्नॉलेजमेंट आया, फिर 3 नंबर भेजा, फिर एक्नॉलेजमेंट आया, है ना, ऐसे एक सेगमेंट भेजते हैं तो उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आ जाता है। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम बिल्कुल भी ठीक सिस्टम नहीं माना गया है कि यार एक सेगमेंट जाएगा फिर एक्नॉलेजमेंट आएगा फिर दूसरा भेजेंगे। ये तो मतलब ऐसे ही हो गया कि मुझे 400 बोरी गेहूं की या 400 कट्टे मान लो प्याज के मैंने भेजे, तो हर कट्टे का एक अलग रसीद साइन करके देगा वो, है ना भाई, 400 रसीदें साइन करके देगा, 400 कट्टे आ गए। अरे ये तो मतलब एफिशिएंट तरीका नहीं है ना। कितना टाइम वेस्ट होगा पर्चियां साइन करने में। या फिर डेस्टिनेशन कहे कि हाँ 1 नंबर कट्टा पहुंच गया, अभी 2 नंबर वाला उतारो, 2 रख दिया, अभी 3 नंबर वाला सबकी पर्चियां साइन कर रहा है, ऐसे थोड़ी। ये तो एफिशिएंट तरीका नहीं है। एक साथ 400 गट्टे उतार दो और उसकी एक ही पर्ची साइन करवा के ले आओ, ये ज्यादा बेहतर है। तो बोला अच्छा, मतलब ये कि सेगमेंट नंबर 1 2 3 तीनों एक साथ भेज देते, उनका एक ही एक्नॉलेजमेंट भेज देता तो वो ज्यादा बेहतर है ना। तो बोला कि अच्छा, हाँ 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 हाँ, अभी फिलहाल तुम्हारा विंडो साइज एक है, इसको 3 कर दें, आप ये कह रहे हो? बोले हाँ, विंडो साइज। अब देखो ये जो नया शब्द आया है ये क्या है, नंबर ऑफ सेगमेंट्स तो भाई ये है कहानी विंडोइंग की। है क्या एक्चुअल में विंडोइंग? नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो भेजे जा सकते हैं बिना बीच में कोई एक्नॉलेजमेंट लिए, उसे विंडो साइज बोलते हैं। मतलब जैसे मैंने कहा विंडो साइज 1 है, तो एक सेगमेंट गया, फिर एक्नॉलेजमेंट आया, फिर एक गया, फिर एक्नॉलेजमेंट। विंडो साइज 10 कर दूं तो 10 सेगमेंट जाएंगे, फिर 10 पहुंचने के बाद एक ही एक्नॉलेजमेंट आएगा, फिर मैं 10 भेजूंगा इकट्ठे, फिर एक ही एक्नॉलेजमेंट आएगा उनका, फिर 10 सेगमेंट भेजूंगा, फिर एक एक्नॉलेजमेंट आएगा, ऐसे चलेगा। तो जितने सेगमेंट ट्रांसमिट किए जा सकते हैं ना, बीच में कोई भी एक्नॉलेजमेंट लिए बिना,
उसे विंडो साइज कहते हैं। तो मैं 10 सेगमेंट कर दिया, विंडो साइज 10 कर दिया, मतलब सेगमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सेगमेंट भेजा। अब उसका इकट्ठा एक एक्नॉलेजमेंट आएगा, बीच में कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा। तो यही कहा गया है कि एक साथ जो सेगमेंट भेजे जा सकते हैं बिना बीच में कोई एक्नॉलेजमेंट लिए, उसको, वो नंबर ऑफ सेगमेंट्स को ही विंडो साइज बोला गया है। और इस प्रोसेस को कहा गया है विंडोइंग। तो जब ए और बी के बीच में ये 3 वे हैंडशेक हो रहा था ना, तो जब ये 3 वे हैंडशेक हो रहा था, उसी समय 3 वे हैंडशेक के दौरान मैंने कहा कि ये सिंक्रोनाइजेशन मैसेज भेजा ए ने बी को। इस सिंक्रोनाइजेशन मैसेज में एक जो ये अपना आपस में एग्रीमेंट करते हैं ना, वो विंडो साइज का भी एग्रीमेंट करते हैं। विंडो साइज जैसे ए ने बी को भेजी 3, ठीक है, 3 होती नहीं है विंडो साइज, जो है वो सैकड़ों में हजारों में ऐसे होती है। खैर ये हम नहीं तय करते, ये अपने आप तय करते हैं होस्ट ए होस्ट बी आपस में। तो जैसे होस्ट ए ने विंडो साइज 3 भेजी, ये होस्ट बी ने कहा हाँ 3 तो संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये मान गया इसकी शर्त, तो 3 भेजी। इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए कैसे काम होएगा, देखो, इसको रिमूव करता हूं मैं। अब ये क्या करेगा, अब ए 3 सेगमेंट बी को भेजेगा, सेगमेंट नंबर 1 2 3। फिर बी क्या करेगा, बी भाई इसको एक एक्नॉलेजमेंट वापस भेजेगा। तो ये सेगमेंट 1 2 3, ये 3 सेगमेंट किसने भेजे, ए ने भेजे, किसको, बी को। बी ने एक्नॉलेजमेंट भेजा वापस ए को, और एक्नॉलेजमेंट में क्या लिखा इसने, इसने लिखा 4। तो 4 लिखा, तो अब ये क्या भेजेगा, अब ये फिर से 4 5 6, 3 सेगमेंट वापस भेजेगा। और ठीक है, 3 सेगमेंट वापस आ गए। और इसके जवाब में फिर बी क्या करेगा, बी एक और अपना एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। और उस एक्नॉलेजमेंट में क्या भेजेगा, ये सेगमेंट नंबर 7। तो क्योंकि इनको पता है पहले ही कि विंडो साइज क्या है अपनी, आपस में इन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है विंडो साइज किस पे, 3 पे। तो इनको पता है कि 3 विंडो साइज है, तो यानी कि 3 3 का बंडल भेजूंगा मैं, 1 से लेकर 3, 1 2 3, है ना, 4 5 6 7 8 9, ऐसे मेरे बंडल्स जो हैं वो बना के भेजूंगा डेटा के, ठीक है। तो तू एक्नॉलेजमेंट भी कब भेजेगा, जब तेरे पास में ये बंडल तुझे मिल जाएंगे। तो 1 2 3 जब आ जाएगा, तब तू एक्नॉलेजमेंट किसका भेजना, 4 का भेजना। तो 4 का एक्नॉलेजमेंट आते ही मुझे पता है कि 4 अकेला तो जाएगा नहीं, पूरा बंडल जाएगा। तो 4 5 6 तीनों भेजेंगे। जब 6 तक आ गए तीनों, तो फिर तू एक्नॉलेजमेंट किसका भेजना, सिर्फ 7 का भेज देना। 7 का एक्नॉलेजमेंट आते ही मुझे पता लग जाएगा कि अब 7 वाला ब्लॉक मांग लिया तूने, तो 7 8 9 तीनों भेज दूंगा। तो एक्नॉलेजमेंट जो है वो इस तरीके से आता है, ठीक है। और अगर मान लो बीच में कोई पैकेट लॉस हो गया, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ये जो 5 नंबर वाला सेगमेंट है ना, ये 5 नंबर वाला सेगमेंट डिलीवर नहीं हुआ, ठीक है, ये ड्रॉप हो गया। 4 डिलीवर हो गया, 6 डिलीवर हो गया 5 डिलीवर नहीं हुआ, ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट किसका आएगा, अब ये 3 जो है ये वेट, ये बी जो है वेट कर रहा है कि यार 4 आ गया, 6 आ गया, पूरा ब्लॉक नहीं आया 3 वाला 5 नंबर मिसिंग है, 5 नंबर मिसिंग है। तो क्या करेगा ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि भैया 5 नंबर वाला भेजो। तो जो मिसिंग है वो नंबर का एक्नॉलेजमेंट भेजेगा ये,
तो ए कहेगा कि अच्छा 5 नंबर मांग रहा है, 5 तो इस ब्लॉक में आता है, बाकी इस ब्लॉक के मेरे ख्याल से 4 और 6 तो मिल गए, 5 नंबर वाला नहीं मिला है भाई, वो अलग से मांगा है, अलग से भेजो। ये 5 नंबर वाला अलग से भेज दिया। ये मिलते ही फिर वो कहेगा एक्नॉलेजमेंट कि हाँ अब ये ब्लॉक पूरा हो गया, अब 7 नंबर भेजो। तो ये अब 7 8 9 ऐसे भेजेगा, 3 3 के ब्लॉक। तो ये समझ में आया। जो ये विंडो साइज है, ये विंडो साइज जो है वो जनरली आपस में ए और बी तय करते हैं, हम नहीं तय कर पाते, है ना। हाँ जी। सर ये विंडो साइज मिनिमम मैक्सिमम होता है कि ये डेटा पे डिपेंड करता है कितना पैकेट बनेगा ये? विंडो साइज जो है वो डिपेंड करता है कई सारी चीजों पे, जैसे ए और बी के बीच में बैंडविड्थ की कैपेसिटी कितनी है, ए और बी जो है उनके कितना प्रोसेसर और मेमोरी है इनमें, ए और बी कितना, मतलब कैसे प्रोसेस भी तो करने होते हैं ना। ये जो सेगमेंट भेज रहा है ए बी को फटाफट फटाफट, जैसे 1 2 3, इन्होंने विंडो साइज जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में विंडो साइज तय हुई, जैसे बी जो है ना ये सर्वर है, ये सर्वर है, और ए जो है ये क्लाइंट है। क्लाइंट मतलब जो सेवा ले रहा है, सर्वर यानी कि जो सेवा दे रहा है। तो ए बी से जुड़ा, और जब ए बी से जुड़ा उस समय ए ने बी को कहा कि भाई साहब विंडो साइज रख लेते 100। तो बी ने कहा हाँ रख सकते हैं, मैं फ्री हूँ, हैंडल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विंडो साइज 100 पे ये दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया, और इनके बीच में ये क्लाइंट जो है ये सर्वर की तरफ डेटा भेजना शुरू कर दिया। अब ये जो डेटा भेज रहा है ना, वो डेटा कितना भेज रहा है, एक साथ 100 सेगमेंट भेजता है ये। फिर इधर से एक्नॉलेजमेंट आती है, फिर ये 100 सेगमेंट भेजता है, फिर इधर से एक एक्नॉलेजमेंट आती है ना। तो ये सब ठीक से मतलब चल रहा है। थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये सर्वर है ना भी, तो इसके साथ में और भी कई क्लाइंट जुड़े हुए होंगे, जैसे ए जुड़ा हुआ है, वो क्लाइंट्स भी इससे बातचीत करना शुरू कर दिए, है ना। अब बी बिजी हो गया। अब बी कह रहा है यार मुझे और भी लोगों से बात करनी पड़ रही है, उनका भी प्रोसेस करना पड़ रहा है, डेटा रिक्वेस्ट जो भी आ रही है, तो ये जो अब विंडो साइज 100 है ना ये भारी पड़ रहा है। अब एक साथ तुम 100 सेगमेंट मत भेजो। अब मैं इतना एक साथ प्रोसेस, क्योंकि मेरे पास सेगमेंट आता है, तो ये थोड़ी है कि आ गया यार चलो ठीक है, उसको बाद में देखेंगे, अभी टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले ही देखना पड़ेगा कि कौन कौन से आए, कितने नंबर का नहीं आया, क्या है क्या नहीं, तो वो उसके लिए मेरे को इधर तो टाइम चाहिए ही, इधर भी मैं बिजी हो गया, तो अब ये 100 मैं नहीं संभाल पाऊंगा भाई। 100 विंडो साइज को अब कम कर दे। तो बी ए को एक मैसेज भेजेगा कि विंडो साइज कम कर दे, 50 कर दे यार विंडो साइज, 100 भारी पड़ रहा है। तो क्लाइंट ए को रिक्वेस्ट आया अच्छा 50, तो ये विंडो साइज क्या कर देगा, 50 कर देगा, और अब 50 50 विंडो में इधर भेजेगा। ठीक है, तो विंडो साइज कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, जब जब इनका कैपेसिटी कम हो गया, या ये लोग के रिसोर्सेज कम रह गए, या ये बिजी हो गए। तो विंडो साइज किस चीज पे डिपेंड करता है, कई सारी चीजों पे। तो विंडो साइज कम भी हो जाता है, एक बार जो तय हो गया जरूरी नहीं है वही सेट रहता है। ये कम भी हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है ना, ये बढ़ भी सकता है। आप लोगों ने कभी अगर देखा हो तो जब डेटा कॉपी करते हैं, जब हार्ड डिस्क में डेटा कॉपी करते हैं, तो शुरुआत में कॉपी में दिखाता है 10 मिनट, और फिर थोड़े से सेकंड्स बाद में दिखाने लग जाता है 1 मिनट, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, शुरू में विंडो साइज उनका कम था, फिर उन्होंने देखा कि मैं ए जो है वो बी को डेटा जब भी भेज रहा है, तो वो डेटा बी एक्सेप्ट भी कर रहा है और कह रहा है हाँ आराम से ले रहा हूँ। तो ए क्या करता है, एक तकनीक का इस्तेमाल करता है कि मैं ए को, अब वही होता है ना कि एक छोटे बच्चे को मैं ऐसे ही खेल रहा था, कैच कैच खेल रहा था है, उसको बॉल फेंक रहा था, वो कैच कर रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको एक बड़ा सिंपल सा ऐसे कैच दिया, ये ले बेटा, उसने कर लिया। अरे मैंने कहा यार तू तो कैच कर लेता, शाबाश।
फिर मैंने थोड़ा सा मुश्किल कैच दिया, फिर मैंने और मुश्किल कैच दिया, है ना, फिर मैं उसको ऐसे डाइव मरवाने लग गया कि भाई वो इधर उधर दौड़ के भाग के गिर के कैच ले रहा है, और मैं खुश हो रहा हूँ कि देखो मैं इसको सिखा दिया। तो विंडोइंग में भी ऐसा ही होता है। जब ए बी को कोई डेटा भेजता है शुरू में, तो वो विंडो साइज कम भेजता है। फिर जब बी इजीली एक्सेप्ट कर लेता है ना, बिना किसी तकलीफ के, तो वो विंडो साइज एक खुद ही बढ़ा देता है कि विंडो साइज अब कर रहे हैं 10, ये लो 10। तो बी कहता है हाँ ठीक है कोई इशू नहीं। फिर ए कहता है 20 कर देते हैं, वो कहता है हाँ ठीक है चलेगा। वो कहता है 100 कर देते हैं, हाँ हाँ कोई इशू नहीं है। फिर वो कहता है 200 कर देते हैं, 200 भी ले लेंगे कोई दिक्कत। मतलब बी जो है उसको वो ऐसे चरम सीमा पर ले आएगा कि भाई एक मौका आएगा जब बी कह देगा भाई बस कर, अब इससे ज्यादा विंडो साइज मत बढ़ाए। तो फिर वो उस एक विंडो साइज पे कांस्टेंट हो जाएगा कि चल ठीक है, 1000 पे दोनों का तय हो गया। अब इससे ऊपर बी ने मना कर दिया तो 1000 पे चलता रहेगा। ठीक है बी तू बिजी हो तो बता देना, अपन कम कर सकते हैं बाद में। ए बोलता है बी को, तो ठीक है वो कहता है चलेगा। तो समझ रहे हो आपस में इनके, मैं क्या कह रहा हूँ, नेटवर्क में जब भी आप नेटवर्क की पढ़ाई करो तो ऐसे पढ़ाई की जैसे मत करो, ये अपने आम जीवन के जैसे ही है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि एक इजी कैच से शुरुआत किया और फिर मैं टफ 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 करता गया उसको, वैसे ही एक छोटे विंडो साइज के साथ में ए ने शुरुआत करी और फिर उसको बढ़ाता गया तब तक जब तक बी ने उसको कहा बस यार इतना ही, अब इससे ज्यादा मत करे, हैंडल नहीं हो पाएगा, है ना। और फिर आपस में ये भी बात होगी, देख मैं टफ कैच दे तो रहा हूँ लेकिन तुझसे ना हो पाए तो मना कर देना, मैं इजी दे दूंगा, है ना। मैं तेरे को 1000 पे अपन एग्रीमेंट कर लिए हैं, अब उससे अगर कम करना है तो बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कम भी कर लूंगा। तो ऐसा इनके बीच में ना सिस्टम चलता है कि बता देना, नहीं बताएगा तो क्या होगा, बी को टफ कैच दिया और नहीं कर पाएगा तो कैच ड्रॉप हो गया। ऐसे ही हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, डेटा ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ तो क्या भेज रहा है, डेटा ना। तो अगर मान लो इसकी क्षमता ही कम हो गई, ये बेचारा इतना हैंडल ही नहीं कर पा रहा, दूसरे लोगों के साथ भी बिजी हो गया, तो इसको दबा दब ये डेटा भेजे जा रहा है भेजे जा रहा है भेजे जा रहा है, ये कह रहा है अरे भाई साहब नहीं ले सकता, डेटा ड्रॉप। डेटा ड्रॉप होने की सिचुएशन आ जाती है, वो सिचुएशन को रोकने के लिए ही ये बी क्या करता है, इसको पहले ही एक संदेश भेज देता है कि भाई डेटा ड्रॉप हो सकता है, तू अपना विंडो साइज कम कर। विंडो साइज कम कर दिया, 100 से 50 कर दिया, ताकि डेटा ड्रॉप नहीं हुआ, डेटा लॉस नहीं हुआ। इसे कहते हैं फ्लो कंट्रोल। इसे क्या कहते हैं, फ्लो कंट्रोल फीचर। ये फीचर भी टीसीपी में होता है। फ्लो को कंट्रोल करो, जब ज्यादा कर सकते हैं तो ज्यादा कर देंगे, जब नहीं ले सकते ज्यादा तो फिर कम कर दो। फ्लो को कंट्रोल करने की भी क्षमता है टीसीपी में। ठीक है, और ये फ्लो को कंट्रोल कैसे किया जाता है, बाय रिड्यूसिंग विंडो साइज। विंडो साइज को कम करके, है ना, विंडो साइज को कम करके फ्लो कंट्रोल किया जाता है। इस प्रोसेस को स्लाइडिंग विंडोज भी कहते हैं। स्लाइडिंग विंडोज समझते हो, स्लाइड कर दी, कम कर दी, है ना। विंडो साइज को कम करने के प्रोसेस को स्लाइडिंग विंडोज कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्लाइडिंग विंडोज। एनी क्वेश्चंस गाइस? हाँ जी। हेलो हाँ जी। सर, मैं कह रहा था ये रीट्रांसमिशन का कोई टाइमर होता है क्या, कितने टाइम तक वो रीट्रांसमिट करेगा ऐसा? हाँ, टीसीपी रिट्रांसमिशन टाइमर होता है। अब अगेन इट डिपेंड्स, एक let me show you. अरे मेरी स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई क्या? यस सर। वेट, ओके, तो ओके,
TCP retransmission timer. ये तो सिंक्रोनाइजेशन पैकेट के लिए तो 3 सेकंड है, और fail node, 5 retransmissions which corresponds to around 30 seconds. So this is, I guess, भाई लाइनेक्स में 15 बार रिट्रांसमिट कर देता है, ये कोशिश करता है रिट्रांसमिट करने की। विंडोज में 5 बार बाय डिफॉल्ट रिट्रांसमिशंस करता है, इसमें करीब 13 सेकंड का समय लगता है। तो 13 डिवाइडेड बाय 5 करो, कितना आता है? 2 सेकंड समथिंग, है ना? तो retransmission timer in seconds. 3 seconds when a TCP connection is established. TCP data retransmission, ऐसे लिख के 3 seconds है इसमें, something like that. But ये तो timer is initialized when a TCP connection is established. However, it is adjusted on the fly to match the characteristics of the connection by using. तो अब ये क्या है, ये टाइमर शुरुआत में तो 3 सेकंड है, लेकिन ये फिर क्या कह रहे हैं, देखो ये एडजस्ट कर लेते हैं ऑन द फ्लाई, मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में ये टाइमर जो है ना, इसका नेगोशिएशन भी जो है वो ये चलता रहता है कि यार ठीक है, अपना टाइमर जो है रिट्रांसमिशन का कम ज़्यादा कर लें, वही कैपेसिटी के हिसाब से, बैंडविड्थ के हिसाब से, प्रोसेसर मेमोरी, है ना, विंडो साइज, किस किस आधार पे, ये कई सारे इसके फैक्टर्स होते हैं, तो ये फिक्स्ड नहीं होता। यही मैं कह रहा था, 3 सेकंड जो है ये इनिशियल होता है, उसके बाद में दिस कैन बी चेंज्ड, है ना। तो द इनिशियल टाइम आउट इज 3, but it doubles each time a SYN attempt fails. There's maximum number of 5, तो ये डबल होता रहता है। अच्छा, पहला वाला फेल हुआ तो रिट्रांसमिट 3 सेकंड में होगा, अगले वाला अभी नहीं पहुंचा तो अगला रिट्रांसमिशन 6 सेकंड में होगा, फिर भी नहीं हुआ तो 12 सेकंड, ऐसा करके 5 रिट्रांसमिशन टाइमर लंबे चलेंगे यार। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। No fixed retransmission timer, but it starts at 3 seconds. Now, flow control, ये समझ आया? What is flow control? तो ये भी flow control भी किसका फीचर पढ़ा था हमने? TCP का। UDP में ऐसा कोई flow control जैसा चीज नहीं है ना? तो TCP को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, कनेक्शन बनाने से लेके सीक्वेंस नंबर मेंटेन करना है, एक्नॉलेजमेंट भेजना है, रीट्रांसमिशन करना है, अगर कुछ ट्रैफिक लॉस हो गया तो विंडोइंग एग्रीमेंट करना है, फ्लो कंट्रोल भी ध्यान रखना है ना। तो ये सारे काम करने पड़ते हैं टीसीपी को, इसलिए टीसीपी क्या है भाई? टीसीपी स्लो है, टीसीपी इज स्लो, यूडीपी इज फास्ट, है ना। यूडीपी फास्ट है। तो स्लो और फास्ट ये क्यों है, समझ में आ गया? क्योंकि इतना सारा काम करना पड़ता है टीसीपी को, इट टेक्स टाइम, राइट। यूडीपी स्ट्रेट फॉरवर्ड, डेटा भेजा, अब वो पहुंचा नहीं पहुंचा, कितना पहुंचा, वी डोंट नो, वी डोंट केयर, तो इट इज फास्ट। अब आजकल जितने भी एप्लीकेशंस बन रहे हैं, रियल टाइम एप्लीकेशंस, वो सारे एप्लीकेशंस यूडीपी बेस्ड बन रहे हैं। अपने जितने भी वॉइस वाले एप्लीकेशंस हैं, वीडियो वाले एप्लीकेशंस हैं, मैसेजिंग एप्लीकेशंस हैं, चैटिंग वेटिंग, ये सब
क्या है, ये यूडीपी बेस्ड है। यूडीपी बेस्ड होने की वजह से सब, क्योंकि आजकल फास्ट चाहिए, आज हमें क्या चाहिए, फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए। तो बोले फिर डेटा की गारंटी कौन देगा, ये भरोसा कौन देगा रिट्रांसमिशन वाला, ये विंडोइंग फ्लो कंट्रोल कौन करेगा। तो बोले देखो भाई साहब, ऐसा है कि जिस जमाने में ये बनाए थे, उस जमाने में डेटा जब ए से बी की तरफ भेजा जाता था, तो रास्ते में जो ये केबल्स होती थी ना, ये केबल्स, यहाँ पर जो बीच में स्विच वगैरह लगे रहते थे, वो स्विचेस, ये जो पीसीज वगैरह में लैन कार्ड चल रहे हैं, ये लैन कार्ड, ये सब हार्डवेयर इतना अच्छा नहीं था। आज जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले से बहुत बेहतर हो गया। पहले हम लोग कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 के केबल्स इस्तेमाल करते थे, जिनमें इतना सारा इंटरफेरेंस होता था, डेटा लॉस, दिस दैट। आज हम लोग फाइबर ऑप्टिक केबल इस्तेमाल करते हैं, और फाइबर ऑप्टिक केबल का मतलब होता है कि आपकी 99.99% गारंटी है कि डेटा पहुंचेगा ही पहुंचेगा। केबल पे डल गया ना, तो दूसरे सिरे पे वो डेटा पहुंचेगा ही, 99.99% गारंटी है ये। तो जब हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया, पहले तो केबलें कमजोर थी, डेटा लॉस वॉस हो जाएगा तो चलो टीसीपी है ना, ये दोबारा भेज देगा। अब ये टीसीपी पे मेरे को निर्भर रहने की आवश्यकता है क्या, जब हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया हो गया? तो नहीं है। तो क्या करो, यूडीपी का इस्तेमाल करो, क्योंकि आजकल हमें चाहिए फास्ट। फास्ट का जमाना है, जितने भी एप्लीकेशंस बन रहे हैं वो सब फास्ट, जैसे ट्रेडिंग वाले, शेयर मार्केट वाले, ये सब फास्ट एप्लीकेशंस चाहिए मेरे को। मेरे को एप्लीकेशन चाहिए जहां पर वॉइस वीडियो ट्रैफिक, जैसे ये यूट्यूब है, दिस दैट। इंटरनेट पे भी आज आपका 90% ट्रैफिक जो है वो वीडियो ट्रैफिक चलता है। आज से 20 साल 25 साल पहले 90% ट्रैफिक होता था टेक्स्ट, तो ये वीडियो होता था 5-10%, लेकिन अब हो गया ये 90%। और वीडियो जो है उसमें आपके चाहिए रियल टाइम, आपको फास्ट कम्युनिकेशन, है ना, नहीं तो वो गोल गोल घूमता ही रहेगा। फास्ट कम्युनिकेशन के लिए यूडीपी। तो जो भी वीडियो बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, जो भी आपके वॉइस वाली एप्लीकेशन है, आप जो फोन पे बात करते हो, आप जो व्हाट्सएप पे बात करते हो, वॉइस कॉल लगाते हो, ये सब यूडीपी बेस्ड काम करने वाली एप्लीकेशन है। तो आजकल जितनी भी एप्लीकेशन, ज्यादातर एप्लीकेशन जो बन रही है वो यूडीपी बेस्ड बन रही है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? नो? ओके, ओके। तो टीसीपी और यूडीपी, इन दोनों में से किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाएगा? मैंने यहाँ से XYZ फाइल भेजनी थी और इस्तेमाल किया था FTP प्रोटोकॉल का एप्लीकेशन लेयर पे, तो यानी ट्रांसपोर्ट लेयर पे वो क्या यूज करेगा, TCP। तो ये सेगमेंट बन गया, TCP का जानकारी इधर लग गया, और फिर डेटा पहुंच गया हमारा अगली लेयर के पास, जिसे कहा गया नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। लेयर 3, नेटवर्क। इस लेयर का क्या काम है? टू प्रोवाइड अ पाथ टू अ पैकेट इन एन इंटर नेटवर्क, ये इसकी डेफिनेशन है लेयर 3 की। एक इंटर नेटवर्क में पैकेट को रास्ता बताने का काम करती है ये लेयर। तो ये डेफिनेशन तो कुछ सुनी हुई सी है, जब राउटर पढ़ा था तो राउटर की भी यही डेफिनेशन थी, इट इज यूज टू प्रोवाइड अ पाथ टू अ पैकेट इन एन इंटर नेटवर्क। तो भाई वही डेफिनेशन जो राउटर की थी वही इस लेयर की है, क्योंकि दिस इज कॉल्ड routing, and router is used for it। राउटिंग करवाने के लिए कौन सा डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? राउटर का। तो राउटर का इस्तेमाल होता है, राउटर राउटिंग करवाता है, और राउटिंग जो है
ये क्या होती है, एक इंटरनेटवर्क में पैकेट को रास्ता बताने के काम को ही, प्रोसेस को ही राउटिंग बोलते हैं, और ये राउटर करवाता है। और ये काम लेयर 3 पे होता है, यानी कि राउटर भी कौन सी लेयर का डिवाइस है, राउटर कौन सी लेयर का डिवाइस है, कौन सी लेयर पे काम करता है, लेयर 3, है ना। एनी क्वेश्चंस इन नेटवर्क लेयर अभी? तो लेयर 3 पे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो डिफाइन किए हैं, जैसे आईपी, आईपीएक्स, एप्पल टॉक। ये क्या है? ये लेयर 3 के प्रोटोकॉल है। ये लेयर 3 के प्रोटोकॉल है कि राउटर काम किस आधार पे करता है भाई। राउटर के पास जब भी कोई पैकेट आता है तो वो किस आधार पे उसको राउट करवाता है, किस आधार पे रास्ता बताता है? डेस्टिनेशन के एड्रेस के आधार पे वो पूछता है कि हाँ कहाँ जाना है। वो कहता है भाई साहब इस बंदे के पास जाना है। अच्छा, तो वो उस बंदे का क्या बताता है, या तो आईपी एड्रेस बताएगा, या फिर आईपीएक्स एड्रेस बताएगा, या एप्पल टॉक एड्रेस बताएगा। ये क्या है? आईपी तो हमने सुना है ना। आईपीएक्स एड्रेस, अगर हम नोवल ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, नोवल का नेटवेयर, तो उसमें चलता है आईपीएक्स। ऐसे ही एप्पल का जो सिस्टम आता है उसमें एप्पल टॉक प्रोटोकॉल चलता है। तो आजकल ये तो कोई इस्तेमाल करते नहीं, तो लेकिन है लेयर 3 के ही प्रोटोकॉल, है ना। तो इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन लेयर 3 प्रोटोकॉल से इस्तेमाल क्या होता है, आईपी। आईपी में भी आईपी वर्जन 4 और 6 दो वर्जन है, आगे पढ़ेंगे आईपी वर्जन 4 और 6। तो आईपी का इस्तेमाल होता है। आईपी लेयर 3 प्रोटोकॉल है, क्योंकि इसी प्रोटोकॉल के आधार पे राउटर जो है वो राउटिंग का काम करवाता है और एक पैकेट को एक इंटरनेटवर्क में रास्ता दिखाता है। एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? एनी क्वेश्चन? सर ट्रांसपोर्ट लेयर पे एरर करेक्शन भी होता है ना? हाँ, हो गया ना, एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन। अगर आपका ये डेटा जो है ये इधर नहीं पहुंचा, जैसे कोई सेगमेंट नंबर 4 है, वो ए से बी तक नहीं पहुंचा। अब वो नहीं पहुंचने का कारण क्या हो सकता है, खाली ये नहीं कि डेटा ड्रॉप हो गया, हो सकता है कि डेटा करप्ट हो गया। करप्ट हो गया तो बी उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, और फिर से एक्नॉलेजमेंट डालेगा कि 4 नंबर भेज, तो वो 4 नंबर वापस भेजेगा। तो एरर को पहचानना, एरर सेगमेंट को रिजेक्ट करना, डिस्कार्ड करना, और फिर उसको दोबारा मांगना। तो एरर करेक्शन का मतलब यही है, रीट्रांसमिशन। एरर करेक्शन का मतलब ये नहीं है कि सेगमेंट में एरर आ गई तो उस एरर को अब वो ठीक कर देगा, ना ना ना। वो तो गया सेगमेंट जिसमें एरर आ गई, नया मांग लेंगे हम, दोबारा भेजिए सेगमेंट। समझ लो, तो उसको एरर डिटेक्शन और करेक्शन दोनों ही काम करता है लेयर 2। ठीक है। ऑलराइट, फिर टू प्रोवाइड अ पाथ टू अ पैकेट इन एन इंटर नेटवर्क, है ना। राउटिंग में कोई दिक्कत, लेयर 3 की डेफिनेशन में कोई दिक्कत, राउटर कैसे काम करता है वो हम लोग विस्तार से पढ़े ही थे उस दिन। एनी क्वेश्चंस गाइस? सर एक ट्रांसपोर्ट लेयर का पूछना था। तो सेगमेंट हाँ, तो ए और बी के बाद में ट्रांसपोर्ट लेयर से ही मतलब डेटा ट्रांसफर होने लग जाएगा। तो सर ये लेन नेटवर्क पे होता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर से ही होता है क्या डेटा शेयर? भाई ट्रक जो है ना अब आप इस चीज को समझना। ट्रक है ट्रांसपोर्ट लेयर, उसमें भर दी बोरियां यानी कि डेटा, और इनको लेकर कहाँ जाना है, मंडी। मंडी का एड्रेस, मंडी का एड्रेस है भाई साहब दिल्ली में। अरे दिल्ली में कहाँ, दिल्ली में आजादपुर में, आजादपुर मंडी जाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, आजादपुर मंडी में जाना है, तो दिल्ली में जाना है, मतलब आजादपुर मंडी में जाना है दिल्ली में। तो ये क्या है, ये एड्रेसेस है, ये पता है। लेकर तो कौन जाएगा, ट्रक ही लेकर जाएगी, ट्रांसपोर्ट लेयर ही, टीसीपी और यूडीपी ही डेटा भेजेंगे। यही है डेटा भेजने के लिए जिम्मेदार। लेकिन अब भेजेंगे किधर, कोई एड्रेस तो चाहिए ना, तो वो एड्रेस किधर लगते हैं, वो एड्रेस लगते हैं लेयर 3 और लेयर 2 पे।
लेयर 3 और 2 पे तो खाली एड्रेस चिपकाने का काम होता है। असली जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। इज दिस क्लियर? यस। राउटर जो है वो राउटिंग करवा रहा है, जिस एड्रेस को देखकर राउटिंग करवा रहा है वो नेटवर्क लेयर पे हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ट्रांसपोर्टेशन का काम तो ट्रांसपोर्ट लेयर का ही है ना। तो और समझ में आ जाएगी कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। अपने इन चीजों को हम लोग हो सकता है आगे कई बार डिस्कस करेंगे अभी। देन नेटवर्क लेयर, इसमें कोई और डाउट? ट्रांसपोर्ट लेयर पे कोई डाउट? एनी क्वेश्चन? ओके, सो नेटवर्क लेयर के ये प्रोटोकॉल हैं। नेटवर्क लेयर पे जो ऊपर से सेगमेंट बन के आया ना, वो ऊपर से जो सेगमेंट बन के आया उस डेटा को अब डेटा इज कॉल्ड एज पैकेट। डेटा को नेटवर्क लेयर पे किस नाम से जाना जाता है? पैकेट के नाम से जाना जाता है। और ये जो पैकेट्स होते हैं मतलब वही सिंपल, राइट? दिस इज नाउ पैकेट। नेटवर्क लेयर की जानकारी लगते ही आईपी की जानकारी, जैसे नेटवर्क लेयर पे कौन से प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं? आईपी जनरली। तो आईपी एड्रेस की जानकारी जैसे ही लग जाएगी डेटा के साथ में, वैसे ही ये क्या कहलाएगा? पैकेट। ठीक है। अब डेटा नेटवर्क लेयर से आया डेटा लिंक लेयर पे, आईपी वगैरह लग के इस लेयर पे पैकेट का क्या बन जाता है? फ्रेम। पैकेट को फ्रेम बन जाता है। और ये लेयर करती क्या है? तो डेटा लिंक लेयर इज लाइक जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो इस पे पैकेट बने, फिर डेटा आया डेटा लिंक लेयर के पास, लेयर 2। और लेयर 2 जो है, लेयर 2 का क्या काम है? लेयर 2 डेटा लिंक लेयर फ्रेम बनाती है, क्रिएट फ्रेम्स बाय एडिंग लेयर 2 हेडर ऑन अ पैकेट। एक पैकेट के ऊपर, जो ऊपर से आ रहा है ना पैकेट लेयर 3 से, उस पैकेट के ऊपर लेयर 2 अपना हेडर यानी अपनी जानकारी लगा के उस पैकेट का क्या बना दिया? फ्रेम बना दिया। और और ये लेयर 2 हेडर में जानकारी क्या डाली जाती है? लेयर 2 एड्रेस, यानी कि मैक एड्रेस। मोटी मोटी जानकारी क्या लगती है इसमें? मैक एड्रेस की जानकारी लगती है। लेयर 3 पैकेट जो है, इसमें पैकेट में क्या जानकारी लगती है? आईपी एड्रेस, है ना। लेयर 4 जो हमने पढ़ा, लेयर 4 टीसीपी और यूडीपी वाला हेडर ट्रांसपोर्ट में जो लगता है, वहां पर क्या जानकारी लगती है? पोर्ट एड्रेस, कि भाई कौन सी पोर्ट। भाई ऐसा है कि एक अपार्टमेंट है, मकान नंबर 20 है, एक अपार्टमेंट है, उसके अंदर कई फ्लैट हैं। तो अपार्टमेंट में चले गए। अब भाई कौन से फ्लैट का दरवाजा जाके खटखटाएं? तो कल्याण कॉलोनी मतलब खातीपुरा में आ गए। ठीक है जी। खातीपुरा में एक मकान नंबर में आ गए। उस मकान नंबर के अंदर कौन से अपार्टमेंट का, कौन से फ्लैट का दरवाजा खटखटाना है, या फिर एक घर में
नॉर्मल घर में हम लोग पहुंच गए चिट्ठी लेके, लेकिन अब वो चिट्ठी किसके हाथ में देनी है, ठीक है, जिसके नाम से उसी के हाथ में देंगे। तो ये किसको डिलीवर करें, तो पोर्ट एड्रेस उसके लास्ट, वो जो व्यक्ति है जिसके हाथ में चिट्ठी दी जाएगी, वैसा ही पोर्ट एड्रेस होता है कि आखिर में किसके हाथ में डिलीवरी करी जाए इस डेटा की। तो वो उसने कहा जी एफटीपी को दे देना, डेस्टिनेशन पे जाके एफटीपी को दे देना, पोर्ट नंबर 21 पे दे देना। ये जो पोर्ट एड्रेस है ये आखिरी वो चीज है, ठीक है। तो ये कहानी धीरे धीरे और समझ में आएगी, है ना। अभी ज्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है, अब खाली डेटा लिंक लेयर के बारे में हम लोग बात करेंगे छोटा सा, और इथरनेट कल हम लोग समझेंगे। डेटा लिंक लेयर में दो सब लेयर होती हैं, एक सब लेयर होती है एलएलसी और दूसरी सब लेयर होती है मैक, लिंक लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये दो सब लेयर होती हैं। इनके अपने अपने काम हैं। एलएलसी नेटवर्क लेयर से बातचीत का काम करती है और कुछ सूचनाएं नेटवर्क लेयर से लेकर फ्रेम में लगाती है। मैक सब लेयर फिजिकल लेयर से बात करती है और डेटा को फिजिकल लेयर को हैंड ओवर करना सोर्स पे, और डेस्टिनेशन पे जाके फिजिकल लेयर डेटा को मैक सब लेयर को हैंड ओवर कर देती है। मैक सब लेयर डेटा को एलएलसी को हैंड ओवर कर देती है, एलएलसी मैक को कर देती है ना। भाई सोर्स पे तो यूं चलता है डेटा का फ्लो, ऊपर वाली लेयर से नीचे, और डेस्टिनेशन पे नीचे वाली लेयर से ऊपर तक जाता है डेटा का फ्लो, है ना। तो ये लेयर्स एलएलसी और मैक, ये दो सब लेयर हैं, इनकी थोड़ी सी बात करके कल दिस ऑलमोस्ट डन, ये कंप्लीट है। कल हम लोग इसके साथ में एक और मॉडल आता है टीसीपी/आईपी मॉडल, उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और फिर हम लोग थोड़ा ईथरनेट के बारे में समझेंगे, व्हाट इज ईथरनेट, है ना। ये लेयर 2 टेक्नोलॉजी है तो उसके बारे में बात करेंगे, ईथरनेट। सो गाइज, एनी क्वेश्चंस बिफोर वी एंड दिस सेशन?